हनुमानगढ़ की जनता को ये बेनती करना चाहता हूं कि जमींदारा पार्टी जो कि एक आम किसान की पार्टी है और उस पार्टी ने अपने वजूद से आने से पहले जनता में वो कार्य करके दिखाया है। मेडिकल कॉलेज, छात्रवृत्ति, अन्य किसानों के लिए बीज, जो अन्य काम किए हैं। अभी मैं इसलिए बेनती कर रहा हूं कि आम नागरिक, आम जन, आम नौजवान, आम शिक्षित जो ये पार्टी जमींदारा पार्टी को हम उस आधार पर हम जनता से वोट मांग रहे हैं। जी बहुत अच्छा। अगला सवाल, यही सवाल कामरेड रघुवीर वर्मा से जो माकपा के नुमाइंदे हैं, आप बताएं कि आपको लोग वोट क्यों दें। सबको नमस्कार। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने इस क्षेत्र के अंदर लगातार संघर्षों में शामिल रही है। जब जनता अकेली थी, जब सारे नेता गायब थे, जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ था। और यही हम कहना चाहते हैं, अगर इस क्षेत्र का विकास अगर कोई कर सकता है तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ही कर सकती है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यहाँ कोई दूसरी फैक्ट्रियाँ लगाने का सवाल हो, वो तमाम सवाल जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, उसका संघर्ष करने का अगर किसी में मादा है तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी में ही है। निर्दलीय प्रत्याशी जसपाल सिंह जी, आप बताएं कि लोग आपको वोट क्यों दें। राजनीति में कई चीजें आवश्यक होती हैं। सबसे पहली ईमानदारी और फिर उसको साबित करना। मैंने इस बात को साबित किया है। और दूसरा, जो सबसे अंतिम छोर पे बैठा है उसको देखना। जो कच्ची बस्तियां, चाहे सुरेसिया, चाहे खुंजा, चाहे आपका रूपनगर, मीरा कॉलोनी, दूधवाड़ कॉलोनी, उन कॉलोनियों को प्राथमिकता के आधार पर मैंने वहां विकास किया, सड़कें बनाई, लाइट लगाई और लोगों को एहसास कराया जो आपने वोट दिया है वो आपके विकास में काम आ रहा है। और इसलिए भी चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए भी वोट देंगे। मैंने बहुत बड़ा प्रण किया है। जो हनुमानगढ़ की जनता दो परिवारों से बार बार एक जीत गया, एक हार गया, इसके खेल को मैं खत्म करना चाहता हूं। यही सवाल कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार के प्रतिनिधि एडवोकेट यादवेंद्र शर्मा जी से है कि आपकी पार्टी को, आपके प्रत्याशी को जनता वोट क्यों दे। कांग्रेस का इतिहास देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। देश की आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने राष्ट्र हित में काम किया है, देश के विकास के लिए काम किया है। देश का जितना भी आधारभूत ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो कांग्रेस की देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, इंदिरा जी, देश के लिए त्याग और तपस्या का इतिहास है कांग्रेस का। कांग्रेस ने भाखड़ा डैम, एशिया की सबसे बड़ी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल जो राजस्थान में एक बहुत बड़ी देन है, वो कांग्रेस की देन है। नेहरू जी का सपना था कि एग्रीकल्चर अधिक से अधिक देश में उत्पादन हो, कृषि बड़े, अनाज अधिक पैदा हो। शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया। कोई भी चीज़ देश में किसी चीज़ का उत्पादन नहीं होता था, लेकिन आज हम दुनिया की विकसित कंट्रीज में हमारे देश का नाम हो रहा है। आज प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने जो योजनाएं दी हैं, वो बीजेपी की सरकार भी रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है, लेकिन बीजेपी की सरकार कहने को चाहे कुछ भी किया, आज वो योजना की बातें कर रही हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में जब उनका शासन था, उस समय में उन्होंने कभी बात नहीं की। वसुंधरा जी आज विकास की बातें करती हैं, लेकिन 5 साल तक अगर वो विरोध में थी तो उनको जो भी कांग्रेस की कमियां थी उनको कहना चाहिए था, मंच पे आना चाहिए था, जनता के बीच में जाना चाहिए था। वो कहीं इंग्लैंड चली गई, कभी अमेरिका चली गई, कभी बॉम्बे चली गई, लेकिन उन्होंने अपनी जो विरोधी की भूमिका थी वो सुचारू रूप से नहीं निभाई। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष का काम विकास की योजनाएं बनाना, विकास करना है, लेकिन विरोधी का काम भी उस पर नकेल डालना और उसके गलत काम को रोकना, ये भी विरोधी का काम है। चलिए, आपने निशाना साध दिया है प्रेम बंसल की तरफ, भाजपा के प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं। जैसा कि यादवेंद्र जी ने कहा है कि ये सरकार की जो 5 साल की उपलब्धि है, इसके आधार पर ये पब्लिक के बीच में है, ये वोट मांग रहे हैं। आप बताएं, चूंकि आपके नेता पर भी इन्होंने आरोप लगाया है, आप बताएं कि आपकी पार्टी को लोग वोट क्यों दें, जैसा इनका आरोप है कि आपके पार्टी के लीडर राजस्थान में रहती ही नहीं है। आप बताएं।
मेरा निवेदन यह है कि भाई यादवेंद्र जी ने नेहरू जी से लेकर के सारे काम गिनाए, पर भाई विनोद जी का काम कोई नहीं गिनाया। ऐसा उससे पहले मैं विनोद के काम, मैं आपको इसके लिए मौका दूंगा। पहले विनोद के काम गिनाऊं, उससे पहले आपने इनको बोलने का आदेश दिया, इसलिए मैं चुप हो गया। मैं प्लीज ऐसे बोलूंगा, उससे पहले आपने इनको बोलने लगा दिया। प्लीज प्रेम जी बताएं। दूसरा निवेदन ये था कि भाई यादवेंद्र जी मेरे बड़े आदरणीय हैं। नेहरू जी के नाम से 60 साल राज भी कर लिया, देश के मूलभूत ढांचा खड़ा किया, तो आज कर्जे में देश का बच्चा कर्जे में भी खड़ा कर दिया। नहीं, मैं चाहूंगा यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप बाद में। जिसका विकास नहीं हुआ उससे ज्यादा कर्जा है। तो जहां तक पिछले 5 साल की बात है, तो राजस्थान सरकार धरातल पर कोई काम नहीं कर पाई है। आप यादवेंद्र जी योजनाएं तो बड़ी बता रहे हैं, लेकिन बाजार में निकल के आप तो बड़े आदमी जाते नहीं है बाजार में, सब्जी खरीद के देखिए, कोई और चीज लेके देखिए, आपको पता लग जाएगा। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जब 5 साल पूर्व एक बार हनुमानगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का राज भी बनाया था और भारतीय जनता पार्टी का एमएलए भी भेजा था, उस समय की विकास गाथाएं आज तक गांव ढानी खड़ी हैं। उसी आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब हमारे बीच में आपने देखा कांग्रेस और भाजपा, ये दो ऐसी पार्टी है जिसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। अब हमारे बीच में निर्दलीय प्रत्याशी प्रोफेसर, प्लीज एक बार नहीं, प्लीज एक बार आप बैठिए, ये सिस्टम नहीं है। प्लीज अभी प्रत्याशियों को सुनिए, ये प्रत्याशियों की बात चल रही है। प्लीज अब आपके सामने प्रोफेसर सुमन चावला अपना पक्ष रखेंगे कि आखिर हनुमानगढ़ की जनता इनको वोट क्यों दे। मैडम, मैं एक सकारात्मक सोच लेकर आप सबके सामने आ रही हूं। मैं हमेशा से बच्चों के लिए, महिलाओं के हकों के लिए लड़ी हूं और आज हनुमानगढ़ की जनता के लिए, हकों के लिए लड़ना चाहती हूं। मेरी एक सोच रही, क्योंकि मैं भारतीय संस्कृति में भी विश्वास रखती हूं, कि जब मैं हनुमानगढ़ में आई थी मात्र 18.5 साल की थी। आज मैंने महसूस किया जिंदगी के 51वें साल में कि मेरे पास जो कुछ भी है वो हनुमानगढ़ की देन है। खर्च समेत उसको वापस करना चाहती हूँ। अपनी काबिलियत का पूरा फायदा हनुमानगढ़ की जनता को देना चाहती हूँ। मेरे में काबिलियत है कि मैं आवाज उठा सकती हूँ, बोल सकती हूँ। जब मुझे अमेरिका भेजा जा सकता है रोटरी क्लब के द्वारा, तो मैं नेताओं के सामने असेंबली में बोलकर हनुमानगढ़ के लिए बजट लाकर विकास भी कर सकती हूँ। और लोगों की सपोर्ट मिल रही है। एक वर्ग के लोग आ रहे थे, लोग चाहते थे कि एक तीसरा मोर्चा होना चाहिए, उस तीसरे मोर्चे को रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब यही सवाल निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र मक्कासर साहब के लिए कि लोग आपको वोट क्यों दें, बताएं। सभी को प्रणाम। मेरे से पहले इतिहास रहा है इस इलाके की विकास के और खुशहाली का। सरकारें बिना मांगे कुछ नहीं देती, बिना संघर्ष के कुछ नहीं देती। शोभा सिंह जी ने संघर्ष किया, इलाके में विकास हुआ, खेती हरियाली में और किसानी पैसे में बदली। इन सब बातों के लिए प्रजातंत्र में कोई अगर जरिया है किसी बात को रखने का या संघर्ष को मजबूती से आगे लाने का, तो वो है जनता जनार्दन की ताकत। मतदान के दिन जब जनता उसके पक्ष में मतदान करती है तो वो ताकत उस उम्मीदवार में चली जाती है, और वो ताकतवर उम्मीदवार बनकर जब उभरता है तो इलाके में संघर्ष करके और इन सरकारों से जो चाहे वो करवा सकता है, इन सरकारों को झुका सकता है। जी, यही सवाल बसपा प्रत्याशी मनीराम प्रधान के लिए है कि वो किस आधार पर आपसे वोट मांग रहे हैं। मनीराम जी बताएं। बहुजन समाज पार्टी काम पर विश्वास करती है और हमारा कोई घोषणा पत्र नहीं होता, जिसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश नोएडा, जो बहन मायावती जी ने काम किया था। और घोषणाओं की बात करें तो 1998 के अंदर राजीव गांधी स्टेडियम में अटल बिहारी वाजपेयी आए थे
उन्होंने घोषणा की थी कि हनुमानगढ़ से लेकर सरदार शहर को रेल लाइन बिछाई जाएगी, लेकिन आज तक निशान नहीं लगे, आज तक निशान नहीं लगे। रेल लाइन की तो बहुत दूर की बात है, आज तक निशान नहीं लगे। जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है तो इनके लिए आम बात है, मैं नहीं मानता इनको। ठीक है, चूंकि आपने एक दौर देखा, परिचय हो गया, आपने तेवर भी खूब देख लिया, बातें भी सुन ली। अब हमारा एक सवाल जनता की तरफ से, क्या आप एक एक करके बताएंगे? सबसे पहले चूंकि नंबर आपका आता है बल्ला जी, कि विधायक बनना कोई सपना है। कई बार क्या होता है कि जब हम राजनीति में होते हैं तो एमपी और एमएलए बनना हमारा ख्वाब होता है। हर कार्यकर्ता महत्वाकांक्षी होता है। हो सकता है आप लोग भी हों, जितने भी खड़े हैं यहाँ पर। तो सिर्फ विधायक बनना सपना है या कुछ शहर के लिए कुछ करने, इस इलाके के लिए भी कुछ सपना है? आप बताएं 1 मिनट में। देखिए, पिछले 60 वर्षों से हम जिस तरह जितने भी नेता आज तक चुनाव लड़े हैं उनको हम वोट देते आ रहे हैं। मैं तो 1994 में पहली बार 1 वोट से पार्षद बना था, और मेरे जैसे ही मैं पार्षद बना, मेरे मन में एक जुनून था कि उस एक वोट ने मेरी जिस तरह यह हनुमानगढ़ में जिंदगी बनाई। सो मैंने जो 5 साल काम किया, उसके बाद मेरी पत्नी पार्षद बनी, उनको भी जनता ने अपार संजोग दिया, और हमने जिस तरह हनुमानगढ़ की जनता में सेवा की, उस सेवा के बीच में हम इन नेताओं के लिए वोट मांगते थे। लेकिन हमने देखा हनुमानगढ़ की जनता इतनी त्रास है, हमारे पास कोई शिक्षा का साधन नहीं है, हमारे पास कोई आईटी नहीं है, हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास कोई खेलों का साधन नहीं है। आज जनता अपने आप को लावारिस महसूस कर रही है। सो मैं तो ये आस करता हूं, हमने हनुमानगढ़ की जनता को आगे ले जाने के लिए, इन नौजवानों को आगे ले जाने के लिए ये जो बीड़ा उठाया है, मैं कहता हूं मेरे मरते दम तक मैं हनुमानगढ़ की जनता के लिए लड़ूंगा, और इस एक एक मांग को, एक एक चीज को या मनवा कर छोड़ूंगा। इनके लिए मेरे को संघर्ष करना पड़े तो मैं संघर्ष करने के लिए तैयार रहूंगा। यही सवाल रघुवीर वर्मा जी के लिए। रघुवीर वर्मा जी, आप बताएं, माकपा वाले भी महत्वाकांक्षी होते हैं, स्वाभाविक है। आप क्या महत्वाकांक्षा लेकर आए हैं राजनीति में? विधायक बनने के दौर में किस लिए आए? बड़ा अच्छा सवाल है आज की राजनीति के लिए कि आप राजनीति में किस लिए आए हैं, कि विधायक बनने आए हैं, कि पार्षद बनने आए हैं, कि चेयरमैन बनने आए हैं। हमने तो कॉलेज में भगत सिंह को पढ़ा, और पढ़ने के बाद में लगा ये व्यवस्था में बहुत बड़ी गड़बड़ है भाई, इस व्यवस्था को बदलाव जरूरत है। और भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति के द्वारा ही बदलाव आएगा। हमने तो हमारी बच्ची का नाम भी क्रांति रखा है। हम कोई एमएलए बनने नहीं आए हैं, हम जनता के लिए संघर्ष करने आए हैं जो सबसे पीछे बैठा है। आज गांव के अंदर क्या हालात है, शहर में 2-2 लाइटें होती है, गांव के खंबे पर एक लाइट नहीं है। ये है बदलाव, जरूरत है। जैसे गांव का आदमी पाकिस्तान का है, जैसे गांव का स्कूल है, ऐसे लगता है कि जिसके अंदर भेड़ बकरियां बांट दी जाती है। इस शहर, एक मिनट मेरी बात, इस शहर के अंदर, इस शहर को हनुमानगढ़ को अपने शहर कहते हैं। अरे क्या है शहर? जिला बनने के बाद जितनी फैक्ट्री लगी सारी बाहर चली गई, थर्मल लगा तो सूरत चला गया। इसलिए हम कहते हैं, हम इसलिए राजनीति में आए हैं कि भगत सिंह के सपनों को साकार करना है। रघुवीर जी प्लीज, समय की सीमा है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि अपने समय पर ही पूरा। जसपाल सिंह जी, आप तो 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं, आप बताएं कि आप विधायक क्यों बनना चाहते हैं? जनता के बीच में रहकर जब आदमी सोचता है, देखता है और लगता है कि यहां से चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात पे खरे नहीं उतर रहे। मैं समाजवादी विचारधारा से, जेपी मूवमेंट से, छात्र राजनीति से इस राजनीति में आया। थर्ड फोर्स का संघर्ष देखा, एक बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब हनुमानगढ़ की राजनीति देखी, जिस प्रकार से
लोगों को जो हमारे है, जो नहरों में जहर आ रहा है, इन सारी चीजों को रोकने के लिए मैंने कहा सबसे अच्छा मंच राजस्थान की विधानसभा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यादवेंद्र जी, चूंकि आप प्रतिनिधि हैं, वैसे खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं, आप बताएं कि आप जिनके प्रतिनिधि बनकर आए हैं, वैसे इस सवाल का जवाब वही देंगे क्योंकि वो भी 3 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी बन चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आपको माफी दी जा सकती है, आपको भी माफी दी जा सकती है सवाल के लिए, लेकिन मैडम चावला आपको माफी नहीं दी जा सकती। आप बताएं। मैं एक सकारात्मक सोच लेकर, एक नई सोच लेकर हनुमानगढ़ में आ रही हूं और आप सबसे यही चाहती हूँ कि एमएलए बनने का मेरा एक मकसद ये है कि इन सब नेताओं से जितने भी खड़े हुए हैं, सबसे सुशिक्षित महिला मैं हूं। एकमात्र महिला हैं आप और एकमात्र महिला हूं। पढ़ी लिखी होने के नाते, दुनिया से जुड़ाव के कारण से एक नई सोच लेकर सामने आ रही हूं। मेरे लिए राजनीति कोई राज करने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक सेवा का माध्यम है, समाज से जुड़ाव का माध्यम है। और विधानसभा में एक प्रश्न करके मैं हनुमानगढ़ के लिए कुछ करना चाहती हूं और चाहती हूं कि जब भी हनुमानगढ़ का नाम लिया जाए, इसका इतिहास हो, उसमें मेरा नाम भी एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक विकास दूत के रूप में आपके सामने आए। बहुत अच्छा, ये सोचकर बहुत अच्छा। राजेंद्र मक्कासर जी, आपने राजनीति को कई नजरिए से देखा, जिला प्रमुख भी रहे, आखिर विधायक बनने का ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको इस मैदान में कूदना पड़ा निर्दलीय के रूप में? मेरी मंशा कुछ मेरे भाइयों ने बता दी। इस इलाके में सबसे बड़ा अगर कोई कोड है तो राजस्थान कैनाल और भाखड़ा में आ रहा गंदा पानी, जो हमारे नौनिहालों को आने वाले समय में शायद हो सकता है 25 साल तक का जवान ना होने दे। बहुत बड़ी पीड़ा है। इस इलाके की किसानी के साथ हमेशा दोगला व्यवहार। फतेहगढ़ माइनर बन गई, लेकिन पानी उसमें आज भी नहीं चालू। राइस बेल्ट की बात करते हैं, किसान आज भी 4-4 घंटे लाइट मिलती है, उसमें भी 10 दफा ट्रिपिंग। धान को तरसता है, काश्तकार पक्के खाड़ों को आज भी तरसता है। किसानी गर्त में चली गई। चलिए इन समस्याओं पर हम फिर आएंगे। नहीं, प्लीज लिसन। मेरी मंशा इन समस्याओं के लिए विधानसभा में जाना, और अगर हल नहीं हुआ तो विधानसभा छोड़ के आना। मेरे यहाँ ढैया लगा हुआ है, 2.5 साल में वापस आ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनीराम जी, आप तो बड़े बिजनेसमैन थे, हैं भी, विधायक क्यों बनना चाहते हैं आप? मैं भाट समाज से हूं और हर दरबार में एक भाट होता था, चाहे चंद्रबरदाई भाट हो, पीथल भाट हो, संजय भाट हो। आज बगैर भाट के विधानसभा सुननी है, आज बगैर भाट के विधानसभा सुननी है। आपका आशीर्वाद चाहिए, फिर कैसे विधानसभा में एक भाट बोलता है और कैसे काम होता है, ये तो आपके आशीर्वाद पर चलेगा। क्या बात है, क्या बात है। भाजपा वाले भी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब चूंकि आपने देख लिया, आपने देख लिया। 2 मिनट, मैं भी मेरी बात कहना चाहूंगा जी। हम चाहते हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से हैट्रिक करे। उसके पीछे कारण ये, वो कोई काम है, उसके पीछे कारण ये कोई मकसद है क्या? जो माननीय मुख्यमंत्री ने, चलिए मैं, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको अपनी बात करने का अधिकार है। आप सुनो तो ऐसे ऐसा नहीं, प्रजातंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। प्रजातंत्र में मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो और अपनी बात इनको कहना। मेरी बात सुनिए। यहाँ पर हम आपको रोकते हैं, हम आपको रोकना चाहेंगे। आप सुनिए, सीधा सवाल जनता से। एक मिनट प्लीज, बिल्कुल आपने आपका जो कहना था आपने कहा। अब हम आपने 2 सवाल जो आपके थे, आखिर क्यों बनना चाहते हैं विधायक, क्यों लड़ा चुनाव,
दो जवाब आपने सभी प्रत्याशियों का बहुत गंभीरता से सुना है। अब बारी आपकी है। सबसे पहले कामरेड साहब से शुरू कर लेते हैं। आप बताइए, दोनों की जो बातें आपने सुनी है, दोनों क्या 8 प्रत्याशियों के, प्रतिनिधियों के, आप क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ 40 सेकंड में बताएंगे। मैं बीजेपी के उम्मीदवार, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 5 साल तक हमने शक्ल नहीं देखी, और उसका सबूत ये है कि आज भी उनकी शक्ल नहीं देख रही है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर में आप 5 साल तक कहाँ रहे? और कोई इधर से सवाल? समझी नहीं, आप बताएं। मैं विनोद कुमार जी के प्रतिनिधि से बात करना चाहता हूं। आज 10 साल से हमें इनको एमएलए बना के भेजा, और उन्होंने हर जगह संगरिया, रावसर, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, गोलूवाड़ा, सब जगह पुलिस वालों को खड़े कर दिया और गाड़ी वालों को लूटा है। बेतरीके से लूटा उन्होंने। या तो चलान कराओ और या पैसे दो। हाँ बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो चौधरी विनोद कुमार जी के हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ प्रतिनिधि से कि वो 9वीं तक पढ़े हुए हैं। चौधरी विनोद कुमार 9वीं तक पढ़े हुए हैं, क्या वो हमारे लिए शिक्षा, हमारे लिए मेडिकल कॉलेज, आम जो मजदूर किसान का पुत्र है उसके लिए उच्च शिक्षा का क्या बंदोबस्त किया है? उन्होंने संसद में, विधानसभा में सिर्फ 3 बार 10 सालों में प्रश्न उठाया है। उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? क्या और कुछ नहीं था? पब्लिक का मिजाज आप सर, कोला से आगे जो एफडीजी माइनर बनी हुई है, फतेहगढ़ माइनर, डॉक्टर साहब की देन थी, उस माइनर को बनवा दिया। और मैं चौधरी विनोद कुमार से पूछना चाहता हूं कि 5 साल उस माइनर को बने हुए हो गए, और आपको, आपकी वजह से, मैं तो ये कहूँ कांग्रेस सरकार की वजह से उसमें एक बूंद पानी नहीं है। क्या कारण है? एक मिनट, आपकी कांग्रेस सरकार ये दम्भ भरती है कि हम गरीबों के मसीहा हैं, जबकि उस फतेहगढ़ माइनर के नीचे जो भी किसान आते हैं वो गरीब, ज्यादातर बहुतायत से लेकर जाति के हैं, हनुमानगढ़ के, और गरीब किसान है। मैं तो ये आरोप लगाता हूं कि जो ये डॉक्टर साहब ने इस माइनर को बनवाया था, इस वजह से चौधरी विनोद कुमार जी इसमें पानी नहीं आने दिया। चलिए, चूंकि पानी का मुद्दा आ गया है, और यादवंतर जी आप डॉक्टर साहब की अज्ञानता की वजह से, डॉक्टर साहब की अज्ञानता की वजह से और उनकी लापरवाही की वजह से ये फतेहगढ़ माइनर जो बंद पड़ी है, जो हाँ जी, जो SSW नहर का जो 98 क्यूसेक की कैपेसिटी थी, उसमें 17 क्यूसेक पानी एक्स्ट्रा कैसे आ सकता है? उस नहर में 17 क्यूसेक पानी और एक्स्ट्रा कैसे है? उसका कोई प्रावधान ही नहीं किया। फतेहगढ़ में पानी कहाँ से है उसके अंदर? तो अब कांग्रेस सरकार ने 3.5 करोड़ का उस नहर को बड़ा करने के लिए, ठीक है, 1 मिनट प्लीज, आप शांति बनाए रखेंगे वहां पर प्लीज। बात सुनो, नहर तो बना दी, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं की। पानी आएगा कैसे वहां पे उस नहर के अंदर? यादवंतर जी 1 मिनट। डॉक्टर साहब की गलती है, कब की? उनकी गलती है, वालों की है। यादवंतर जी 1 मिनट प्लीज। सर, ये कांग्रेस सरकार में जो हो रहा है, 100 फुटी रोड बनाने के लिए 300 दुकानदारों को उजाड़ दिया गया है, उसके बारे में कुछ भी सोचा गया है? सब मीटिंग, सब रोजगार खत्म हो चुका है। आज 300 दुकानदार बिल्कुल 1 रुपया कमाने के लायक नहीं रहे, जो दुकानें टूटे जा रही हैं। इनका क्या मुद्दा है जी? ये वैसे कोर्ट का मुद्दा है, इस पर हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा करने की स्थिति में नहीं है। हाईकोर्ट के निर्देश भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। जमींदारों पार्टी से हूं, और मैं कांग्रेस और बीजेपी के जो आए हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 10-10 साल आप रह चुके हैं, हनुमानगढ़ के लिए यूनिवर्सिटी की व्यवस्था क्यों नहीं की? हाँ जी, मेरा सवाल दोनों दिग्गज पार्टियां जो मानी जाती हैं हिंदुस्तान की, बीजेपी और कांग्रेस से, जो नेता आज हमारे बीच नहीं आ सके, वो कल कैसे आएंगे? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, ये ड्रोने बना के जो खेत में छोड़ देते, किसान खुद नहीं जाता, ड्रोना खड़ा कर देता है, अभी पशु नहीं घुसे, तो ये 2 ड्रोने आए हैं। तीसरा सवाल, अब इन ड्रोनों से हम पूछें क्या? ये कुछ कह जाएंगे, वो घर बैठे मुकर जाएंगे। बहुत बढ़िया।
आप आ जाओ। आप सर, ये मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने जब 5 साल इनकी गवर्नमेंट रही, जनहित के कोई आम जनता से जुड़े कोई काम, 5 काम बता दे। जनहित, आम जनता से जुड़े कोई 5 काम बताइए प्रेम जी। 2-2 ओवर। प्लीज एक मिनट शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें प्लीज। प्रेम जी। हनुमानगढ़ को जिला बनाया, 2-2 ओवर है, 2-2 ओवर ब्रिज बनाए, हनुमानगढ़ से लेकर के जयपुर तक मेगा हाईवे, पेयजल की व्यवस्था की, गांव-गांव डानी-डानी सड़कों से जोड़ा, हॉस्पिटल को 150 बेड का करवाया, जंक्शन के लिए सैटेलाइट हॉस्पिटल मंजूर करवाया। अब वो नहीं मानते। इनको आप सुन लीजिए, आप इनकी बात से सहमत होना और नहीं होना ये आपका मतलब है, सुन लीजिए। चलिए आप तो कुछ आप बताइए। हाईवे चारों तरफ टोल खोलकर आपने वो लूट मचवाई, आपके वसुंधरा जी ने करोड़ों रुपए का गबन होगा उसमें। बताएं प्रेम जी, गबन का भी मामला आ गया अब तो। बीओटी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, बीओटी के तहत अब जब रोडें बन रही हैं तो उसमें से राजस्थान कैसे बच जाएगा? ये सेंट्रल सरकार की स्कीम है, वही जवाब देगी। मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रतिनिधियों से जानना चाहता हूं, दोनों लूटेंगे, केंद्र और राज्य सरकार दोनों सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी पदोन्नति में आरक्षण का निर्णय क्यों नहीं लागू किया गया? मैं बोलता हूं। चलिए दोनों नेता चूंकि भाजपा और कांग्रेस के दोनों हैं, एक एक करके आप बता दीजिए प्लीज। प्लीज एक बार आप लोग शांति बनाए रखें, आप शांति बनाए रखें एक बार। सुनिए जय साहब। हाँ बताइए। सजा गिरने का डर रहता है, पीछे बैठाओ उनको। आप एक बार सभी बैठ जाइए, अपने अपने कुर्सी पर बैठिए, आप ऐसे खड़े मत रहिए प्लीज, आप बैठ जाइए प्लीज। आप लोग कार्यक्रम को बनाने आए हैं, प्लीज एक बार बैठ जाइए, बैठ जाइए, खड़े मत रहिए, बैठ जाइए। उतना ही दिखेगा जितना बैठने के बाद दिखेगा, व्यवस्था बना के रखिए। हाँ प्रेम जी, पदोन्नति में आरक्षण का मामला आ गया, आप बताएं, पार्टी की स्थिति स्पष्ट करिए। भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और पार्टी ने यह सोचा कि जो दलित वर्ग था, जो एक मिनट आप सुन लीजिए पहले, जो दलित वर्ग पिछले 2-3 हजार साल से पीड़ित था, अभी 60 साल के इस आरक्षण व्यवस्था में उसका संपूर्ण विकास नहीं हो पाया, इसलिए थोड़ा और उनको रिजर्वेशन की जरूरत है, इसलिए हम इसके समर्थन में। चलिए यादवेंद्र जी आप बताएं, पदोन्नति में आरक्षण के मामले में कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करें। मेरे ख्याल से अमेंडमेंट हुआ है, कुछ पार्लियामेंट में रखा था, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया उसमें। हाँ जी, उसमें अमेंडमेंट हुआ कुछ पार्लियामेंट में डिसीजन। चलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा था कि 3 मूर्ख इधर खड़े हैं, 3 उधर खड़े हैं, जब आप सारों को जनता के सामने बुलाना ही नहीं सकते तो वो प्रोग्राम रखने का फायदा नहीं। इस मामले में ये जनता तय करेगी, ये हमारा सवाल है, हमारा काम आमंत्रित करना है और हमने सबको आमंत्रित किया है। मैं बहुजन समाज पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, और जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दोनों से सवाल करना चाहता हूं कि कांग्रेस ये कहती है कि गरीब का हाथ, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ है, लेकिन गरीब का फंदा बनने का आज तक काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी की जो ये बोल रही है कि हम घर मकान दिलवाएंगे, अरे नवा के पास जाके देख लो, इन्हें बड़े बड़े गोडाउन जरूर मिल जाएंगे, पर गरीबों के मकान को तोड़ने का काम किया है। और एक मिनट इधर से कुछ आप बताइए संक्षिप्त में। मैं कॉमरेड राम कुमार 4 सवाल आपके बीच में करना चाहता हूं, बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों से। एक बार एक सवाल। सबसे पहले इस इलाके के अंदर एक मिल था जो बीजेपी के उम्मीदवार की वजह से तहस नहस हुआ, ना फेडरेशन बनता, ना 10 करोड़ रुपए यहां से जाते, और ना ये मिल बर्बाद होती, ना ये इलाका किसान जो उसका 20 रुपए या 50 रुपए क्विंटल के हिसाब से नरमा खरीदा जाता, वो बर्बाद होता। आज उसका देन है कि इस हनुमानगढ़ को बीजेपी ने पहला 4 चांद बीजेपी ने लगाए, दूसरे चांद कांग्रेस ने लगाए, जो टप की मशीन लगवाकर 29 करोड़ रुपए तो ला दिए, लेकिन इस इलाके के
टफ ऑटोमाइजेशन करके इस मिल के मजदूर को बर्बाद कर दिया। यहाँ जो मजदूर जो आया था वो प्लान करके गया, जिस मिल के अंदर 2000 मजदूर काम करते थे, आज केवल मात्र 250 मजदूर हैं। यानी स्पिनिंग मिल को बर्बाद करने में, जैसा कि राम कुमार जी कह रहे हैं, कि भाजपा और कांग्रेस जिम्मेदार है और दोनों के प्रतिनिधि यहां पर शामिल हैं। पहले प्रेम जी, आप पर पहले आरोप है आपकी पार्टी पर, आप बताएं। मेरा निवेदन यह है कि मैं राम कुमार जी की पीड़ा से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारे इलाके की एकमात्र सहकारी क्षेत्र में स्पिनिंग मिल जो चल रही है उसकी हालत आज बहुत दुर्गति है। कांग्रेस के प्रतिनिधि ने कभी उसको जाकर के संभाला नहीं। लगातार मजदूरों की कटौती हो रही है, मजदूरों को लेआउट पर भेजा जा रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि मजदूरों की समस्या का समाधान होना चाहिए और मिल को भी चलना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी का राज था तो राम कुमार जी इस बात के गवाह हैं कि हम लगातार उस मिल को संभालते थे, लगातार उसमें जाते आते रहते थे। चलिए यादवेंद्र जी आप बताएं। एक मिनट आप प्लीज ऐसे नहीं, शांति बना के रखें, आप शांति बना के रखें, जोश नहीं। हाँ बताएं। हनुमानगढ़ की स्पिनिंग मिल तो हमेशा प्रॉफिट में रही है, कभी लॉस में नहीं रही। सिर्फ विजयनगर की जो स्पिनिंग मिल है उनका सरकार ने कोई पुल बनाया था, बीजेपी के शासन में पुल बना था, उस पुल की वजह से यहाँ का जो प्रॉफिट है वहां शिफ्ट होता रहा, इसकी वजह से लॉस में। बाकी हनुमानगढ़ की स्पिनिंग मिल तो हमेशा प्रॉफिट में रही है, कभी लॉस में रही नहीं। ये जो कह रहे हैं बात वो गलत है, लॉस वाली। चलिए हाँ आप बताओ। मैं 3 सवाल करूंगा। एक सवाल सॉरी। आज तक भ्रष्टाचार का आरोप किसी पे नहीं लगा। वसुंधरा राजे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जो 22,000 करोड़ रुपए का घोटाला लेकर लंदन के 5 स्टार होटलों के अंदर बोतलों के ढक खोल रही थी, और तब उसको जनता की याद नहीं आई और आज जनता की याद आई है। दूसरी बात बाद में। एक बार मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि भाजपा के छोटे बड़े नेता कोई भी हो, कोई भी सभा हो, खास करके माननीय प्रधानमंत्री के दावेदार मोदी जी, कोई भी सभा होती है उसमें ये एक ही बात राग अलापते हैं कि हम 36 कौमों को साथ लेकर चलते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि गुजरात के अंदर 25% हमारे मोहम्मदन भाई हैं, आप बताएं कितने आदमियों को टिकट दिया आपने? अगर आप 36 कौमों को साथ लेकर चलते हैं, आपने कितने मोहम्मदनों को टिकट दी, आप ये बताएं पब्लिक को। चलिए मैं चूंकि एक मिनट देखिए गलत, एक बार मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग हनुमानगढ़ में रहना चाहेंगे एक बार, बाकी प्रदेशों को एक बार छोड़ दीजिए बाहर। मैं बागला जी की बात का जवाब दे सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो। बताइए। 1 मिनट नहीं, अगर हम पूरे हिंदुस्तान की चर्चा करेंगे तो शायद नहीं। मेरा निवेदन ये है कि बागला जी कल तक हमारे साथ ही थे, तब इनको गुजरात दिखाई नहीं दिया, आज इनको गुजरात दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि। और दूसरी बात ये है कि गुजरात का मुसलमान आज भाजपा के साथ खड़ा है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आप मोदी से डरा करके मुसलमानों के ठेकेदार नहीं बन सकते। चलिए यहाँ पर भाजपा के साथ है और आपको वोट नहीं देगा। प्रेम जी प्लीज एक मिनट बात तो सुनो। अरे बात सुनो एक बार प्लीज, आप लोग आगे मत आए प्लीज। एक बार आप लोग व्यवस्था बना के रखिए, पीछे चलिए प्लीज, यहाँ नहीं जरूरत नहीं प्लीज। मैं आप सबसे कहता हूँ आप लोग पीछे जाइए प्लीज। नहीं प्लीज आगे नहीं, पीछे चलिए, व्यवस्था बना के रखिए प्लीज, ये आपके हाथ में है। आप पीछे जाइए, ये गैलरी खाली करें प्लीज, जो जहां बैठे थे वहीं पे बैठे रहें। व्यवस्था बनाना आपका काम है, आप प्लीज पीछे चलें। हम लोग यहाँ हनुमानगढ़ विधानसभा के लिए प्रत्याशी का चयन करने आए हैं। आप सभी लोग, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी जो हनुमानगढ़ के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सीवरेज डल रहा था, 8 तो बड़े सीरियस कैंडिडेट अपने सामने खड़े हैं, कुल मिला के 13-14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मैं चेयरमैन साहब से भी पूछना चाहूंगा, कांग्रेस से भी, बीजेपी से भी, प्रमुख साहब से भी, चावला जी से भी, मनीराम जी प्रधान पिछले 4 साल से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ये हनुमानगढ़ की मिट्टी को कैंसर होने वाला प्रोजेक्ट जो चल रहा है, इसमें जो धांधली हुई है किसी आदमी से छुपी हुई नहीं है। आप सब लोगों ने उसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाई? ठीक है, सबसे पहले कांग्रेस वाले बताएंगे कि सत्ता में है। यादवेंद्र जी आप बताएं।
उसकी तो 2-3 बार जांच करवाई थी और जहां शिकायत हुई थी वहां पे किसी तरह की शिकायत नहीं पाई गई थी। आप लोग भी एक बार चलिए प्रेम जी आप बताएं। मेरा निवेदन ये है कि यादवेंद्र जी जो बात कर रहे हैं वो इसलिए झूठी है क्योंकि ये जो कंपनी सीवरेज डाल रही है ये कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता की कंपनी है जिसको जो ना तो यादवेंद्र जी के बस का रोग है। दूसरी बात ये सीवरेज के मामले में मेरा निवेदन ये था कि ये भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने ही मंजूर करवाया था। सरकार पलट गई, कांग्रेस के हाथ में आया और नगर पालिका ने इसको बड़ी संजीदगी से संभाला। ये मैं कहना चाहूंगा कि नगर पालिका ने इसको बढ़िया तरीके से चलाया। लेकिन चलिए अगला सवाल हमारे पास एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं बालकृष्ण थरेजा जी। आपने पूरी बहस को बड़े आराम से सुना है। बहस का अब तक का निचोड़ क्या लगता है आपको? बिल्कुल आप अपने हिसाब से बताएं। गोपाल जी, हर आदमी अपनी अपनी समस्याएं जो है उनसे पूछ रहा है, बता रहा है। बहस का अभी निचोड़ तो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन एक सवाल मेरा जो है चौधरी विनोद कुमार जी के प्रत्याशी जो हैं उनके प्रतिनिधि यादवेंद्र जी से है। सवाल ये आम आदमी के दर्द का है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये मंत्री होने का दावा करते हैं, मंत्री हैं, अच्छी बात है। यहाँ ऐसे ऐसे पुलिस के अधिकारी लगाए गए जिन्होंने जमकर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप समझ रहे सारी बात को, ऐसे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी लगाए गए, ऐसे ऐसे पुलिस अधिकारी लगाए गए जिन्होंने हनुमानगढ़ की जनता को जमकर के लूटा और हनुमानगढ़ के लोग दर्द से कराते रहे। हनुमानगढ़ की जनता गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इनको उस समय जनता का दर्द नजर नहीं आया? चलिए यादवेंद्र जी, ये डिजायर सिस्टम पे सवाल उठाया। ये जो डिजायर सिस्टम है इस पर बार बार सवाल उठता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं अपने हाँ जी करने वाले अधिकारियों को ही लगाते हैं और वो हाँ जी करने वाले अधिकारी बाद में वर्करों को, कार्यकर्ताओं को, आम नागरिकों को नाजी कहना शुरू कर देते हैं। इसका आप जवाब बताएं। ये सिस्टम सिर्फ कांग्रेस और भाजपा से नहीं बल्कि व्यवस्था जुड़ी बात है, इस पर चर्चा थोड़ी होनी चाहिए। आप बताएं। विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं हो। कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। जो विकसित देश हैं उनमें भ्रष्टाचार विकासशील देशों में भ्रष्टाचार ज्यादा है। और ऐसे हमारा प्रतिनिधि, कांग्रेस का प्रतिनिधि बिल्कुल ईमानदार है। मैं इस बात से सहमत हूँ। चलिए प्रेम जी, में है, इस बात से मैं सहमत प्रेम जी, लेकिन हमारा प्रतिनिधि बिल्कुल ईमानदार है कांग्रेस का। हमारे प्रतिनिधि पे कोई लांछन नहीं है। एक मिनट, समाज में भ्रष्टाचार, इस बात से मैं सहमत हूँ। आप माइक पे बोलिए। बात सुनिए। अरे एक मिनट आप बोलने दीजिए प्लीज। आप बोलने दीजिए, अपने प्रतिनिधि को सुनिए। जनप्रतिनिधि की बातों को कोड किया जाना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि की बातों को कोड किया जाना चाहिए कि ये विधायक जी ने या मंत्री जी ने कह के भेजा चलिए बड़ा अच्छा सवाल है। एक मिनट बैठिए। देखिए आरोप प्रत्यारोप से, एक मिनट प्लीज, आरोप प्रत्यारोप से इस बहस का निचोड़ नहीं निकलेगा। 10 आरोप आप लगा देंगे, 10 आरोप ये लगा देंगे। हमें इसका निष्कर्ष निकालना है, क्योंकि 8 प्रत्याशी हमारे बीच में और एक को जीतना है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। कल ये स्थिति दोबारा नहीं आए, इसके लिए सबसे पहले मनीराम जी आप बताएंगे, क्योंकि सवाल बड़ा वाजिब है कि लोग अधिकारियों से, कर्मचारियों से त्रस्त हो जाते हैं। ये डिजायर सिस्टम एक पार्टी का सवाल नहीं है, हर राजनीतिक दल, हर जनप्रतिनिधि इससे बिल्कुल परिचित है। मनीराम जी, मान लेते हैं आप जीत जाते हैं चुनाव, तब क्या आप डिजायर सिस्टम को खत्म करेंगे? ये जो अब अपने अधिकारियों को लगाने की जो एक परंपरा है, अपने जैसे आप जीत जाते हैं और कोई भ्रष्ट अधिकारी आपका खास होता है, तो क्या आप उसको फिर भी अपने क्षेत्र में लगाने की कोशिश करेंगे? देखिए,
मैं आपको थोड़ी घटना बताऊं, सुनो मेरी बात सुनो आप। उत्तर प्रदेश के अंदर हर पार्टी नहीं चलेगा, हर पार्टी। आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे आप ये बताइए। एक बार उत्तर प्रदेश को साइड कर दीजिए, आप यहाँ पर क्या करेंगे? हम उनको, आप इनको सुनिए प्लीज, इनकी बात पूरी होने दीजिए, ऐसे शोर शराबा नहीं। हाँ आप बताएं। हम उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करेंगे, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करेंगे। चलिए, जिसका उदाहरण उत्तर प्रदेश है। बहन मायावती जी ने 16 कलेक्टरों को सस्पेंड किया जो भ्रष्टाचार थे, और खुद के जो मंत्री थे 4 उनको सस्पेंड किया, और पुलिस को आपका जवाब आ चुका है, आपका जवाब आ चुका है। यही जवाब, इसी तरह सवाल आपसे राजेंद्र मक्का सर जी, क्या होना चाहिए डिजाइन सिस्टम का? भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आम जन में इस बात का विश्वास पैदा करेंगे कि ये अधिकारी आप पे नहीं, आप इनके अधिकारी हो, आपकी सेवा के लिए इनको मुकर्रर किया गया है और इनका ये दायित्व बनता है। और एक बड़ा कठिन सवाल सुनिए, 1 मिनट, बड़ा कठिन सवाल, चूंकि मैडम चावला बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेक्चर रह चुकी हैं, इसीलिए थोड़ा सा टफ सवाल इनके लिए है कि एक बात बताइए। मैं हर बार कहता हूं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। एक भ्रष्ट अधिकारी नहीं होगा, इसका क्या पैमाना होगा? आप कैसे, आप एक सही अधिकारी को नियुक्त कैसे करेंगे, आप ये बताइए। देखिए, मैं ये नहीं चाहती हूँ, आमतौर पे जो राजनेता होते हैं चापलूसों से घिरे रहते हैं, मैं घिरना नहीं चाहूंगी। मैं जनता के साथ रहना चाहती हूँ, लोगों की आवाज सुनना चाहती हूँ, और मैं पब्लिक के बीच में जाना चाहती हूँ। पब्लिक से बीच में जाके उनकी आवाज को ज्यादा सुनूंगी, सिर्फ 4-5 लोगों के बीच में नहीं रहूंगी। चलिए प्रेम जी, उसके बाद यदि कोई भ्रष्ट होता है तो मैं न्याय की हमेशा बात करती रही हूँ, न्याय होगा उस समय भी, और लोगों की बात। ठीक है, आपका जवाब आ चुका है, आपका जवाब आ चुका है। प्रेम जी आप बताएं, आपका पैमाना क्या होगा, आपकी पार्टी का देखिए, मेरा निवेदन ये है कि अभी राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। आज की सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर कोई पकड़ नहीं है और कोई इनका दिशा निर्देश को उनको वो मानते नहीं है। ये सही है कि ये जो व्यवस्था है इसके कारण ही सारा सिस्टम है। भर्ती में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर में पैसे लेने। नहीं, आप सिर्फ डिजायर सिस्टम मैं डिजायर सिस्टम के खिलाफ हूँ। ये डिजायर सिस्टम नहीं होनी चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि इस बार डिजायर नहीं चले। चलिए यादवेंद्र जी, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भ्रष्टाचार का कहीं न कहीं पार्ट है ये डिजायर सिस्टम। इसको रोकने के लिए आपकी पार्टी क्या करने वाली है? मेरा ये मानना है, प्रशासन पे, एक मिनट आप सुनिए, प्रशासन में राजनीतिक दखलंदाजी नहीं हो। अगर राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। हर कोई भी सरकार आए वो उसमें राजनीतिक दखलंदाजी करती है, अधिकारियों को दबाती है, उसकी वजह से ये भ्रष्टाचार की नौबत आती है। चलिए ठीक है, जसपाल सिंह जी आप बताएं, आपका अनुभव क्या कहता है, आप क्या करने वाले हैं? डिजायर सिस्टम राजस्थान में 1977 में चला, इससे पहले कोई डिजायर सिस्टम नहीं था। जब राज आ गया, भाजपा को कार्यकर्ता को अधिकारी गांठते नहीं थे, तब उस समय की सरकार ने, मैं मुख्यमंत्री बहुत आदरणीय है, नाम नहीं लूंगा, इन कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए डिजायर सिस्टम लागू किया और उसी का परिणाम है। आप क्या करेंगे? सवाल यह है कि आप क्या करेंगे, इस डिजायर सिस्टम को खत्म कैसे करने में? जब डिजायर सिस्टम, डिजायर देने वाला ईमानदार होगा, न वहां भ्रष्ट अधिकारी आएगा और न कोई सिफारशी आएगा, ईमानदार व्यक्ति को चुनेंगे, डिजायर सिस्टम अपने आप खत्म हो जाए। चलिए रघुवीर वर्मा जी आप बताएं, इसी सवाल का जवाब आप बताएं। बड़ी देर के बाद नंबर आया है। अभी जो बातें आ रही थी पुलिस की, सीवरेज की, भ्रष्टाचार की, और वो सवाल आया है, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू है। उन्होंने ये तय कर रखा है कि तुम जो कर लो उसको मैं रखूंगा, यानी कि जो भी एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे दूसरे अधिकारी हो, ट्रांसफर करेंगे, कहाँ लगाएंगे, घर थोड़ी बेचते हैं, हनुमानगढ़ से उठा के गंगानगर लगा दिया, ये सजा है क्या? इसलिए हमारा कहना है कि आपका प्रतिनिधि इतना मजबूत होना चाहिए, आपके प्रतिनिधि में इतना दम होना चाहिए कि वहां आने वाला छोटे से छोटा कर्मचारी, बड़े से बड़ा अधिकारी ये सोचे
कि हम कहाँ खड़े हैं। और यही हम कहना चाहते हैं कि आज हम कम्युनिस्ट पार्टी के एक भी कार्यकर्ता पर या किसी भी संघर्षशील साथी पर ये इसी बात की ईमानदारी के लिए है। बलराज सिंह जी आप बताएं, बलराज सिंह जी आप बताएं, आपके हिसाब से डिजायर सिस्टम कितना प्रासंगिक है? देखिए, मैं गोपाल जी की एक बात का इनसे पूछना चाहता हूं। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि हनुमानगढ़ का जो भी आज तक कोई नेता आया है वो ईमानदार है। साथियों, यदि नेता ईमानदार है तो भ्रष्ट अफसर का वह काम क्या है? ये बिल्कुल झूठी बात है। ये यहाँ हनुमानगढ़ के जो नेताओं को जिन हम ये कह रहे हैं ईमानदार नेता है, ये अंदर अंदर माल खा रहे हैं, ये अंदर से माल खा रहे हैं। इस माल का आपको पता नहीं चल रहा। मैं आपके सामने इनका बायोडाटा पेश कर दूं ना तो आपकी सबकी आंखें टेढ़ी रह जाएंगी। ये इतना माल कहां से आया? आप मौका दो। नहीं, आप डिजायर सिस्टम को कैसे खत्म करेंगे, सवाल ये है। मैं ये कहूंगा, मैं 36 कौमों को, हर कौम को मौका दूंगा हर सीट पर। चलिए ठीक है, आपका जवाब आ चुका है। और चूंकि सवाल से जुड़े हमारे बीच में एक रिटायर्ड तहसीलदार भी बैठे हैं, बेनीवाल साहब, चूंकि इस डिजायर प्रथा को इन्होंने भोगा भी होगा, देखा भी होगा, हम आपसे पूछ लेते हैं कि एक अधिकारी किस तरह पीड़ित महसूस करता है जब उसकी सुनवाई नहीं होती। क्योंकि मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं, मैं बता देना चाहता हूं कि हर अधिकारी भ्रष्ट भी नहीं होता। आमतौर पर नेता जो सही अधिकारी होते हैं उसको डिमोरलाइज भी करते हैं। इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका अनुभव क्या कहता है? मैं सबसे पहले तो हमारे जो भी उम्मीदवार या जन प्रतिनिधि के रूप में है, मैं उनका स्वागत करता हूं और उन सबसे ही एक निवेदन करना चाहता हूं। आप बैठिए, मैं आ रहा हूं। कि मैंने 4 ट्रक नकली बीज पकड़ा और मेरे साथ में पुलिस के भी अधिकारी थे और प्रशासनिक अधिकारी भी थे और उसकी मैंने वीडियो फिल्म भी बनवाई। और वो वीडियो फिल्म हमारे यहाँ के एक मंत्री हैं जो जिनके पास कृषि विभाग का भी वो बाहर था उनके पास, और उन कृषि मंत्री जी ने उस पर मेरे द्वारा दर्ज कराई गई FIR पर FIR लगा दी और मेरे खिलाफ 182/211 का मुकदमा दर्ज करवा दिया। चलिए आप बताएं, एक कर्मचारी नेता भी हमारे बीच में है, बिल्कुल संक्षिप्त में। मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूं और राजस्थान इरिगेशन सिग्नलर्स एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं। आप लोगों ने कर्मचारियों पर एक अंगुली उठाई और सभी जानते हैं, सभी पर उंगली नहीं उठाई मैंने। आप बिल्कुल वहां पे कहा कि अच्छे लोग भी हैं, उनको भी प्रताड़ित किया जाता है। माफ कीजिए, मेरा ये कहना है कि भ्रष्टाचार ऊपर से आता है। इन राजनेताओं पर जो अंकुश क्यों नहीं लगना चाहिए और इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से अंकुश लगाएंगे, ये जानकारी चाहिए। चलिए आप मैं थोड़ा प्रश्न को अलग ले जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, मक्का सर, सुमन जी और जसपाल सिंह जी, अगर ईश्वर चाहे आप में से कोई विजयी हो जाए तो क्या आप कांग्रेस या बीजेपी के समर्थन में जाएंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमने इस बात पे पहले भी चर्चा की है। अब मैं इलाके में जाता हूं तो जब तक जनता कहेगी नहीं, हम किसी पार्टी को अपने तरीके से समर्थन नहीं देंगे। जनता कहेगी तब समर्थन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। चलिए, ये सवाल सुमन चावला जी आपके लिए भी है। मैं भी ये कहना चाहूंगी कि उस समय जो लोगों का विचार होगा उसके मुताबिक चला जाएगा, लेकिन अपनी शर्तों पर लोगों की जो चाहत होगी उसके मुताबिक ही चलेंगे और वहां पर अपनी बात लोगों की पहले की जाएगी, ना कि अपनी की जाएगी। चलिए जसपाल सिंह जी, निर्दलीय आप भी हैं, आप कहां जाएंगे अगर जीत जाते हैं तो? मैं तो एक ही बात कहूंगा, बागड़ी में एक बार सुन लीजिए, क्या मूसड़ का मैं कुछ नहीं बिकता। मैं ईमानदारी के साथ जो हनुमानगढ़ की जनता चाहेगी उसी को समर्थन दूंगा, वरना बाहर रहूंगा। चलिए, एक सवाल इधर से है, आप बताएं। ये दे दो, मैं आपको मिलेगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जनता को कहूंगा, ये क्वेश्चन बड़ा सीरियस है और आप शांति से सुने और इसका क्वेश्चन का जवाब मैं डायरेक्ट चाहूंगा। आप इस क्वेश्चन को इधर उधर मत घुमाना। आप भास्कर से जुड़े हुए हैं, शायद जुड़े हुए थे शायद।
अनावश्यक बात नहीं करें, आप मुद्दे क्या और दिखाने की जरूरत नहीं, आप बताएं। सूचना के अधिकार के द्वारा मांगी हुई एक सूचना की प्रति कॉपी है। इसके अंदर इस सारी बात का लबोलबाव ये है कि किसानों का जो ग्वार बिकता है उसको रोकने के लिए भाजपा ने कहा कि कमोडिटी व्यापार, वायदा व्यापार पर रोक हो। और जो गुजरात, देखो ये मेरे साथ है, विद प्रूफ है, मुझे सुनने दो, मुझे बोलने दो। आप कहना क्या चाहते हैं, आप ये बताइए, इतना टाइम नहीं, आप बताइए कहना क्या चाहते हैं। ये लबोलबाव ये है कि भाजपा कहती है कि 2 से 2.5 हजार रुपए ग्वार बिके सफिशिएंट है, 10 हजार रुपए इसका भाव नहीं होना चाहिए। मैं नुमाइंदे से ये विद प्रूफ में देना चाहता हूं कि ये आप भाजपा सरकार क्या किसान विरोधी है जो 2 से 2.5 हजार रुपए बेचना चाहती है। जो ग्वार 35 हजार रुपए बिक गए हैं उसको क्या 2 से 2.5 हजार रुपए तक रोकना चाहती है। ये किसानों का दम भरती है। चलिए प्रेम जी, आपका सवाल समझ में आ, आप बताइए ग्वार के सब भाव को लेकर सवाल उठा है, क्या है पार्टी का रुख? मेरा निवेदन ये है कि वायदा व्यापार एक अच्छी चीज नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बाजार में ग्वार के भाव 2 ही तरीके से तय होंगे, या तो सरकार उसको समर्थन मूल्य दे या फिर मांग और पूर्ति के आधार पर तय होंगे। भाजपा के कहने से बाजार में चीजें नहीं मिलती है, कांग्रेस के कहने से ठीक है। प्रेम जी अगला। यहाँ सभी उपस्थित विधायकों और नागरिकों से मेरा एक ही सवाल है कि नकली बीज देखा, नकली डीएपी देखी, नकली दवाई देखी, पर नकली विधायक नहीं चुनना। चलिए ये आपके पास मौका है। मैं एडवोकेट रिंकू मिश्रा, संयोजक मिथिला सेवा समिति, मैं पूछना चाहता हूं आपसे सभी प्रतिनिधियों, दोनों विशेषकर दोनों विधायक प्रतिनिधि जो हैं, इन्होंने कच्ची बस्तियों के विकास के लिए विधायकों ने क्या किया, विशेषकर जहां पे हमारे समुदाय के लोग बहुतायत संख्या में रहते हैं, वहां पर आप दोनों ने 25,000 की संख्या में वोटर है, परंतु उसका आपने हमेशा उपेक्षा की है। उसके लिए कोई योजना हो तो आप बताएं। बताइए। एक सवाल और है, आप बताएं। सबसे पहले मैं हनुमानगढ़ वासियों को बधाई देता हूं जो हमारे बीच में ऐसे पत्रकार हैं। आप पत्रकार की बात छोड़िए, आप तो मुद्दे की बात कीजिए। चलिए एक बड़ा सवाल आप बताएं। मैं एक मैं आपसे बंसल जी से एक निवेदन करना, मैं आपको टिकट पाने में जोर आया और भाजपा नेतृत्व में आपकी जो आस्था है वो खत्म हो गई और आपका विश्वास खत्म हो गया, तो जनता आप पर कैसे विश्वास करेगी कि आप जनता के मुद्दे उठाओगे? किसके लिए सवाल पूछा है आपने, किसके लिए सवाल है ये? बंसल जी के लिए सवाल है कि भाजपा नेतृत्व में आपका विश्वास खत्म हो गया तो जनता आप पर कैसे विश्वास करेगी कि आप जनता का विकास कराएंगे? चलिए बहुत चलिए कामरेज आप बताएं। सवाल किया था और मेरे सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं। वो जवाब शायद आएगा भी नहीं। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं बोलता, मेरे को वो ऑर्डर देना। बीजेपी के आज डॉक्टर राम प्रताप जी ये कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, तो उन्हें पूछने वाला है कोई कि आज तक वो मंत्री भी रहे हैं, अब विनोद चौधरी मंत्री हैं, ये दोनों ही पार्टियां विकास के लिए कह रही है, तो इन डॉक्टर राम प्रताप जी के टाइम में गरीब के छत पर, गरीब के सर पे छत तो नहीं बनी, लेकिन इनके 50 एकड़ जमीन में ग्राउंड जरूर बन गए। हाँ आप बताएं। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। आज पूरे देश में मोदी की लहर है, लेकिन मैं एक सवाल प्रेम जी से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें काटने वाला व्यक्ति, हमेशा पार्टी के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति, नगर परिषद में निर्दलीय को सपोर्ट करने वाला, प्रधान के अंदर निर्दलीय को जितवाने वाला, जिला प्रमुख में कांग्रेस को समर्थन करने वाला व्यक्ति जो हमेशा अपनी पार्टी का नहीं हुआ, वो इस बार फिर से किस उम्मीद के साथ हमारे साथ विश्वासघात करने के लिए आ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चलिए अब काफी समय से आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। मैं पहला अल्पसंख्यक हूं और वकील हूं, इस नाते
भाई बंटी ने और बागला जी दोनों ने जो सवाल किए उसके जवाब देना चाहता हूं मैं कि जो पुलिस व्यवस्था की बात है, पिछले चुनाव में डॉक्टर राम प्रताप इस पुलिस व्यवस्था के कारण ही हारे थे। अगर वो पुलिस का विरोध नहीं करते तो वो चुनाव नहीं हारते। और बागला जी का जहां तक सवाल है, बागला जी का सवाल था कि मोदी जी ने जिस प्रकार से गुजरात में मंडन्स को टिकट नहीं दी, तो आप मोदी जी को दिखा के हमसे कितने साल तक वोट लेंगे ये तो बता दो हमें। आप मोदी जी का डर मत दिखाएं। अपने अल्पसंख्यकों के लिए 60 साल कांग्रेस ने क्या किया है। और हनुमानगढ़ में विधायक जी से जो मौजूद है प्रतिनिधि, उनसे पूछना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ की कब्रिस्तान के बुजुर्गों की रक्षा यहाँ का विधायक नहीं कर सका। आज तक विधायक ने उस कब्रिस्तान में 1 रुपया नहीं दिया। उसकी बाउंड्री में बुजुर्गों की पर मूर्ति है। यह है कांग्रेस का अल्पसंख्यकवाद, यह है दिखावा। और अल्पसंख्यक कार्यालय में आप जाइए, जाने के बाद में वहां मोदी जी क्लर्क हैं। चलिए मोदी जी को गुजरात में रहने दीजिए। एक बार हम हनुमानगढ़ की बात करना चाहेंगे। आप इधर मैं आ रहा हूं, बहुत देर हो गया इधर नहीं आया, आप बताइए 1 मिनट। हाँ, मुद्दा मुख्य है कि जिला हेडक्वार्टर पर भी अभी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इतने टाइम से अपने बात कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में पेयजल की व्यवस्था कच्ची बस्तियों में कहीं नहीं है। ये मुख्य मुद्दा इस बात में, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हेलो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब और विनोद जी बाजार में उनको बुला लो यार, सारा मामला समझ में आ जाएगा क्या बात है। चलो आप हेलो सुनिए जी, एक बात सुनो। जो ये दिग्गज पार्टियां के दोनों जो खड़े हैं, ये किराए के भाड़े वाले, तो ये किराए वाले नहीं है, प्रतिनिधि हैं। किराए के नहीं आता है, जनता के बीच में किराए के नहीं है, शर्म आती है। किराए लिया भी नहीं साल तक 5 साल तक वहां स्टोरों में पपलू खेलते रहे। अब जनता के बीच में आते हैं, शर्म आती है। शर्म छुपाने के लिए लोगों को चलिए चलिए बहुत सारे सवाल हुए हैं। अब हम एक बात कहना चाहेंगे आप सबसे, प्लीज एक बार व्यवस्था बना के रखिए। बहुत ज्यादा चर्चा हो गई है, हम अब एक मुद्दे पर आना चाहते हैं क्योंकि बहस का कोई अंत नहीं है। सुनिए मैं एक बार सबसे विनम्र, टाइम बहुत हो गया है। देवेंद्र जी, चक्कर ये कि आप लोगों को मंच मिलता रहता है लेकिन पब्लिक को मंच नहीं मिलता है। प्लीज बैठिए। साहब टाइम बहुत हो चुका है, कृपया बताइए आप क्या कह रहे हैं। अपने प्रोग्राम को यही विराम दें। बिल्कुल, एक मिनट। हेलो, मेरा प्रश्न विधायक जी के प्रतिनिधि से है। अभी प्रश्न उठा कि 100 फुट रोड पे कई दुकानदार बेघर हो गए, उनका व्यवसाय खराब हो गया। बस एक टोपी वाले भाई ने नवा की बात उठाई, वहां कई गरीबों का आश्रम उजड़ गया। तो चकजवाला रोड जो मास्टर प्लान में 100 फीट है, वहां पे विधायक जी का खुद का निवास है और उनके तथाकथित समर्थकों का भी निवास है। तो नगर परिषद का लाल निशान उनकी कोठी या उनके निवास पे क्यों नहीं लगते? क्यों नहीं पीला पंजा उनके निवास पे चलता? प्लीज मैं ओपन सपोर्ट करूंगा कांग्रेस की, और मेरे यहाँ जितने मित्र खड़े हैं सबका वोट दिला दूंगा। सुबह ही आप वहां पे विधायक जी और उनके तथाकथित समर्थकों के निवास जो अतिक्रमण में आते हैं उन्हें खुद तुड़वाएं, मजा आ जाएगा सर। फुली सपोर्ट, फुल। ओके, एक मिनट सुनिए। बहुत ज्यादा चर्चा बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा। अब चूंकि हम लोग अपना जो आपका आक्रोश है, आपका जो रोष है, इन 8 प्रत्याशियों को प्रतिनिधियों के पास पहुंच चुका है। अब हम चाहते हैं प्लीज एक बार आप प्लीज बाहर जाइए, प्लीज आप साइड जाइए, प्लीज व्यवस्था मत बिगाड़िए, एक बार आप पीछे जाइए, प्लीज आगे मत आओ यार। एक बार मैं आप सबसे गुजारिश करूं, एक बार बैठ जाइए, प्लीज एक बार बैठ जाइए, प्लीज आप लोग बैठ जाओ, एक बार ऐसे मत करो, एक बार बैठिए। अब सवाल यह है कि पूरी बहस का निचोड़ की तरफ हम जाना चाहेंगे। हर चीज की एक समय सीमा है। एक बार प्लीज, एक बार आप शांत हो जाइए।
बहस आप लोगों का जो उत्साह है, ये लग रहा है कि हनुमानगढ़ काफी बदल गया है। हनुमानगढ़ की जनता जाग चुकी है, बहुत कुछ होने वाला है और निस्संदेह बहुत अच्छा प्रतिनिधि आप चुनने वाले हैं। अब हम आप सबसे जानना चाहेंगे, प्लीज एक बार नहीं, अगर हम सबके पास आएंगे तो शायद 2 दिन और हमें लग जाएगा और हमारे पास समय सीमा है। प्लीज एक बार बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अब हमारा यह है कि एक एक हम सुझाव लेना चाहेंगे आप सबसे। हम प्रत्याशियों को भी सुनने आए हैं और आप लोगों ने अपनी बात कह दी, मैं आ रहा हूं, आऊंगा आपके गेट, बैठ जाइए। अब सवाल है, सुनिए, आप सुन लीजिए, एक बार बैठ जाइए, एक बार बैठ जाइए। अब एक बात है कि बातों का कोई अंत नहीं होता अगर हम लोग समझ रखते हैं। जैसा हमने पहले कहा था, 1 मिनट शांति बना के रखिए, एक बार शांति बना के रखिए प्लीज। यह कार्यक्रम आपका है और अवांछित बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मनीराम जी, अगर आप जीत जाते हैं तो एक प्राथमिकता बताइए कि आखिर जीतने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? हम तो काम की शुरुआत करेंगे, अभी काम हुआ ही नहीं है, शुरुआत काम की करेंगे। चलिए, काम की शुरुआत ये करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ जैसा इनका कहना है। राजेंद्र मक्का सर जी, अगर आप जीत जाते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? किस चीज को आप देखना चाहेंगे? देखिए, ये 2 शहरों का संगम और ग्रामीण क्षेत्र की बात है। एक लाइन में या एक प्राथमिकता से कोई बात नहीं सिमटती। 5-6 मुद्दे हैं जो पहले भी बचा चुका कि गंदा पानी बंद हो, सीवरेज का पानी जो चल रहा है सीवरेज के हाल से बचाया जाए, स्पिनिंग मिल को चालू किया जाए, फतेहगढ़ माइनर को चालू किया जाए और सबसे बड़ी जो बात है, भाखड़ा सिस्टम में पक्के खाड़े बने और राइस बेल्ट घोषित की जाए। ये मांगे हमारी सबसे प्राथमिक मांगे रही। बहुत बढ़िया। मैडम सुमन चावला, आपसे यही सवाल है कि अगर आपको जनता चुनकर भेजती है तो हनुमानगढ़ क्षेत्र में प्राथमिकता क्या होगी आपकी? मेरा प्राथमिकता रहेगी कि कृषि विश्वविद्यालय हो, कृषि आधारित उद्योग हो, ताकि बच्चों को रोजगार मिले, महिलाओं को स्वरोजगार मिले। या ट्रैफिक लाइट्स हो, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बदहाल है, उसको सुधारा जाए। यहाँ पर लाइट्स की व्यवस्था हो, महिलाओं की सुरक्षा हो और लड़कियों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज खुले। चिकित्सा में मैं चाहूंगी कि यहाँ पर कैनाल कॉलोनी का जो हॉस्पिटल है, जंक्शन का हॉस्पिटल है, उसको ज्यादा बेड्स का किया जाए, मल्टी स्पेशलिटीज यहाँ पर आए और आम लोगों को पूरी सुख सुविधा मिले, साफ जल मिले सबसे ज्यादा, जो कि मैं आमतौर पे देखती हूँ, पूरा पानी मिले, साफ सुथरा माहौल मिले, सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हम एक परिवार में रहते हैं। चलिए, आपकी प्राथमिकता हो गई। अब प्रेम जी, अगर आपके प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप जी चुनाव जीतते हैं तो पार्टी के हिसाब से प्राथमिकता क्या होगी? भाई मेरे उधर ही रहना प्लीज, आपका विरोध दर्ज हो चुका है, प्लीज बताएं। हमारी पहली प्राथमिकता, प्लीज एक बार शांत रहिए, शांत रहिए प्लीज, प्लीज। पहली प्राथमिकता पेयजल की होगी, पेयजल, प्लीज प्लीज। हाँ बताइए। हमारी पहली प्राथमिकता पेयजल, पीने के लिए पानी पूरे इलाके में मिलना चाहिए, शुद्ध मिलना चाहिए, साफ मिलना चाहिए। दूसरी तकनीकी शिक्षा, एक मिनट प्लीज, व्यवस्था बनाइए प्लीज। तकनीकी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, जिला लेवल पर तकनीकी शिक्षा और पेयजल, ये हमारी पहली प्राथमिकता हो। चलिए यादवेंद्र जी आप बताएं। सर्वप्रथम तो मैं चाहूंगा एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हो, शहर में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगे आपका और युवाओं को रोजगार मिले। एक बार जो योजना कांग्रेस ने दी है, जो चलिए व्यवस्था को बढ़ा कर रखिए प्लीज। आपकी बात यहां तक पहुंच चुकी है, अब अपने हाथ नीचे कर लीजिए। जो योजना सभी चलिए आप जसपाल सिंह जी के पास आ जाते हैं। जसपाल सिंह जी, अगर आपको चुनाव में जीत हासिल होती है तो प्राथमिकता आपकी क्या होगी, आप बताएं। हनुमानगढ़ जिला
कृषि प्रधान जिला है। किसानों से आप प्लीज सुन लीजिए, आप सुन लीजिए इनकी बात। राइस बेल्ट, कृषि विश्वविद्यालय और नहरों में जो जहर आ रहा है उसको रोकने का काम करेंगे और जंक्शन में सैटेलाइट हॉस्पिटल और आम जनता को इससे राहत पहुंचे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और भ्रष्टों को यहाँ से भगाएंगे। चलिए, अब यही सवाल रघुवीर वर्मा के लिए है जो माकपा प्रत्याशी हैं। अगर आपको हनुमानगढ़ की जनता चुनकर, प्लीज एक बार बैठ जाइए, प्लीज एक बार बैठ जाइए, प्लीज व्यवस्था मत बिगाड़िए। एक बार जो दही करे लास्ट, आखिरी समापन की ओर है हम लोग। रघुवीर जी, आप बताएं, अपनी प्राथमिकता बताएं। मैं चाहूंगा कि शहर को शुद्ध पानी मिले, पेयजल की व्यवस्था हो, यहाँ के विद्यार्थियों को मैं सभी से निवेदन करूंगा, बैठ जाइए और गवर्नमेंट और ये जो बात है ये हमने इसके खिलाफ पहले भी की थी कि सीवरेज के खिलाफ हम लड़े थे, इसके भ्रष्टाचार की जांच करेंगे और यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल खुले, इस क्षेत्र को राइस बेल्ट घोषित किया जाए और इस क्षेत्र के आम किसान को जो सुविधाएं से वंचित रह रहा है वो सुविधाएं मिले। इसके साथ मैं एक ये और कहना चाहूंगा कि यहाँ के जो उद्योग के जो क्षेत्र है जिसको पिछले 25 सालों से पिछड़ गया है, एक भी फैक्ट्री यहाँ नहीं लगी है, यहाँ सीमेंट और शुगर फैक्ट्री लगे, ये हमारा संघर्ष होगा। चलिए, यही सवाल बलराज सिंह दानेवालिया के लिए है, जमींदार पार्टी के प्रत्याशी हैं। जीतने के बाद अगर आपको अवसर मिलता है जीतने का तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मेरे से पहले जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्होंने जो कहा अभी हम जीतेंगे तो ये करवाएंगे, इनसे ये पूछने वाला है। पिछले 60 साल से ये राज कर रहे हैं। मैंने पिछले 40 साल का रिकॉर्ड कटवाया विधानसभा का। किसी भी नेता ने विधानसभा में आज तक हनुमानगढ़ के किसी भी नेता ने एक मिनट मंदर किसी एक मिनट सुनिए, देखिए, किसी भी नेता ने हनुमानगढ़ के ने आज तक विधानसभा में ये क्वेश्चन पुटअप नहीं किया कि हमारे को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चाहिए, हमारे को IIT चाहिए, हमारे को कॉलेज चाहिए, हमारे को मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमारे को किसानों के लिए पानी चाहिए, स्वच्छ पेयजल चाहिए, बच्चों के लिए अच्छे कॉलेज चाहिए। ये शर्म की बात है, 19 वर्ष हो गए हमारे को जिला बने हुए, अभी तक हमारे पास सरकारी कॉलेज नहीं है। चलिए, आपकी प्राथमिकता तय हो चुकी है। गोपाल जी एक मिनट, यदि मेरे को मौका मिलता है, सर्वप्रथम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जमींदार पार्टी का एजेंडा है, सबसे पहले जमींदार पार्टी का ये एजेंडा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चलिए, कॉलेज आप बलराज सिंह की प्राथमिकता तय हो चुकी है, समय सीमा है, हम आप लोग एक मिनट एक और कहना चाहूंगा, हमारे को वो मोती नहीं चाहिए, वो राहुल नहीं चाहिए, हमारे को यहाँ का मोती चाहिए। चलिए, प्लीज जो काम करे, अब मैं एक जो आपकी पीड़ा समझ सके, जो आपके बीच में रह सके, जिस पे कोई बलराज प्लीज, समय सीमा है, एक अनुशासन है हर चीज का। प्लीज एक बार नारेबाजी बंद कीजिए, हमारी बात सुनिए, एक बार हमारी बात सुन लीजिए आप लोग प्लीज। आप लोगों ने इतना अपार समर्थन दिया है, स्काई चैनल नेटवर्क आप सबका शुक्रगुजार है। हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार, प्लीज एक बार उठना नहीं है, प्लीज हमारी बात खत्म नहीं हुई है। हम आशीष सिनेमा थिएटर का भी आभार प्रकट करते हैं, आशीष हिसारिया जी का, जिन्होंने यहाँ की व्यवस्था में बहुत अच्छा सहयोग किया। आप लोग ताली बजाएं उन तमाम लोगों के लिए। अब आखिर में हम एक बात कहना चाहेंगे आपको, इस कार्यक्रम को समापन से पहले एक शेर के साथ मैं इस कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगा। दुष्यंत कुमार की पंक्ति है जो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।